नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कीम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कीम यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो कि आपका मेजर पेपर 12 है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट थे इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, क्वेश्चन जो होता है दो ग्रुप में बनता है। ग्रुप ए में जो होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ग्रुप बी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपको जो तैयार करना है अच्छे ढंग से, आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को बेहतर ढंग से तैयार करना है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए के बारे में, जिसमें कि आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और नीचे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में है। तो सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ए नंबर जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एम्प्टी सेट। तो रिक्त समुच्चय क्या है। तो रिक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें कोई भी अवयव या सदस्य उपस्थित नहीं होता, यानी कि वैसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो या फिर कोई भी सदस्य ना हो। और इसे जो है शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। तो रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। और रिक्त समुच्चय को सामान्यतः ये वाला जो सिंबल, इसको हम लोग फाई पढ़ते, तो फाई या फिर ये वाला जो ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट, तो फाई या फिर इस ब्रैकेट के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए 5 और 6 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए उसका समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा। तो इसको मैं चलिए उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिक्त समुच्चय को किससे सूचित किया जाता है। तो ये जो सिंबल है आपका फाई है, तो फाई द्वारा सूचित किया जाता है, या फिर ये वाला ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें यहाँ पर जो खाली है, यानी कि यहाँ पर कोई भी इसमें अवयव नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर प्राकृत संख्या के एग्जाम्पल दिया गया है, तो प्राकृत संख्या आप लोग जानते होंगे कि प्राकृत संख्या जो होता है वो क्या होता है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह आपका चलते रहेगा। तो ये आपका प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, 5 और 6 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं। तो 5 और 6 को हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। अगर 5 और 6 को उठाए तो अगर कोई समुच्चय, मान के चलिए ये आपका कोई समुच्चय यानी कि सेट है, तो जिसमें अगर कोई अवयव लिखना होगा 5 और 6 के बीच प्राकृत संख्या, तो 5 और 6 के बीच तो यहाँ पर कोई प्राकृत संख्या मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए आपका सेट जो है आपका खाली हो जाएगा। तो इसलिए यह जो आपका उदाहरण हो गया रिक्त समुच्चय का। ठीक है, तो ऑप्शन ये जो आपका उदाहरण हो गया, इस तरह आप इसको समझ सकते थे। इससे हम लोग जो समुच्चय ए है, तो इसको हम लोग फाई समुच्चय मतलब कि रिक्त समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 और 6 के बीच कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, ये खाली ही रह जाएगा। तो इसको आप लोग फाई के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं रिक्त समुच्चय को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। प्रथम क्रम अवकलज को परिभाषित कीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आपको डिफाइन करना है। तो किसी फलन का उसके स्वतंत्र चर के सापेक्ष प्रथम बार किया गया अवकलन प्रथम क्रम अवकलज कहलाता है, और यह बताता है कि स्वतंत्र चर में छोटे परिवर्तन के कारण फलन के मान में कितनी परिवर्तन दर उत्पन्न होती है। इसे सामान्यतः dy/dx द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को किससे के द्वारा सूचित किया जाता है, तो dy/dx के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसको मैं अगर एग्जाम्पल के समझना चाहूँ तो आप लोग एक फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। जैसे कि अगर कोई पर फंक्शन है, जैसे कि y बराबर x पर पावर n है, तो इसका अगर आप dy/dx निकालेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो n जो आपका इंटू में आ जाएगा, और n में जो है यानी कि इंटू एक्स, और फिर n में जो एक कम हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला याद रख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। और कहीं पर जो आपको x पे पावर 5 दिखे 6 दिखे, तो आप उसका आसानी से जो है dy/dx निकाल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो चलिए अगर एक एग्जाम्पल देना चाहो, जैसे कि y बराबर x पे पावर अगर 3 है, तो इसका अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि dy/dx निकालेंगे, तो 3 को आप इंटू में करेंगे x, और 3 में जो एक कम कर देंगे, यानी कि सॉल्व करके क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर ये आपका आ जाएगा dy/dx। तो इसी तरह और भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। तो सी नंबर क्वेश्चन है, जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। कुल राजस्व क्या है। तो कुल राजस्व वह कुल आय है जो किसी फर्म को अपने उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होती है। कुल राजस्व की गणना वस्तु की कीमत को बेची गई मात्रा से गुना करके की जाती है, और इसका सूत्र है, यानी कि इसका फॉर्मूला है कुल राजस्व का। कुल राजस्व यानी कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, फुल फॉर्म इसका टीआर का। तो ये होता है मूल्य इंटू मात्रा। तो कुल राजस्व क्या हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा मूल्य यानी कि प्राइस इंटू मात्रा यानी कि क्वांटिटी। तो टीआर बराबर पी इंटू क्यू आप याद रख सकते हैं कुल राजस्व का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डी नंबर, व्हाट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्ग आव्यूह क्या है। तो जिस आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं, यानी कि वैसा आव्यूह जिसमें कि रो और कॉलम जो है समान हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्ग आव्यूह। और
अर्थात यदि किसी आव्यूह का क्रम m इंटू एम हो तो वह वर्ग आव्यूह कहलाता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि 2 गुना 2 यानी कि पंक्ति की संख्या 2 है और इसमें स्तंभों की संख्या 2 है, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग आव्यूह का उदाहरण हो जाएगा। 3/3 यानी कि 3/3 है, तो 3 जैसे कि पंक्ति की संख्या है, 3 जो आपका स्तंभ की संख्या है, तो इसमें भी आपका वर्ग आव्यूह हो जाएगा। तो ये क्रम के आव्यूह वर्ग आव्यूह होते हैं। तो जैसे कि वो आव्यूह होता किस तरह, तो जैसे कि आव्यूह को हम लोग जो है ब्रैकेट में इस तरह जो हम लोग रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 3 4 5, तो इसमें जो आपका 2 3 है ये आपका पहला पंक्ति यानी कि रो 1 है, ये 4 5 जो है आपका रो 2 है यानी कि दूसरा पंक्ति है, और 2 4 जो है आपका स्तंभ है यानी कि कॉलम 1 है, और 3 5 जो इधर से आपका कॉलम 2 है। इस तरह जो आव्यूह रहता है। तो इसमें क्या है, तो इसमें देखेंगे तो आपका 2 पंक्ति है और 2 आपका जो है स्तंभ है, यानी कि 2 3 जो आपका एक पहला रो, यहाँ पर दूसरा रो है 4 5, और यहाँ पर 2 4 इधर से कॉलम 1 और 3 5 इधर से कॉलम 2, तो ये आपका वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जैसे अगर बात करें जैसे कि 2 3 4 और 3 4 5 इस तरह अगर आपका रहे तो ये आपका वर्ग आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 रो है, यानी कि ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, इसमें 3 कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो ये आपका जो है स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये वर्ग आव्यूह नहीं होगा, क्योंकि इसमें रो जो है 2 है और रो 2 है और कॉलम 3 है, तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इस तरह आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिफाइन कंज्यूमर सरप्लस, तो उपभोक्ता अधिशेष को परिभाषित कीजिए। तो उपभोक्ता अधिशेष वह अतिरिक्त लाभ है जो उपभोक्ता को किसी वस्तु के लिए भुगतान करने की उसकी अधिकतम इच्छा और वास्तव में चुकाई गई बाजार कीमत के बीच के अंतर से प्राप्त होता है, और यह उपभोक्ता की संतुष्टि और आर्थिक लाभ को दर्शाता है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि फलनों के आलेख निरूपण की व्याख्या कीजिए। तो फलनों का आपको जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो फलन के आलेख निरूपण से आशय किसी फलन को ग्राफ या आलेख के रूप में प्रदर्शित करने से, यानी कि किसी को ग्राफ में आप निरूपित कर देंगे किसी भी फलन को, आप इसको जो है यही चीज़ें पूछा गया फलन को, और इसमें स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मानों को क्षैतिज अक्ष यानी कि एक्स अक्ष पर तथा आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के मानों को ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा, जैसे कि ये और ये, तो ये वाला जो होता है आपका ये एक्स अक्ष है, और ये वाला जो आपका ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको समझाना चाहूँ, जैसे कि ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, इधर होता है आपका एक्स डैश और वाई डैश। तो यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी के बारे में बात करेंगे, यानी कि किस तरह आप ग्राफ में दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया है फलन के विभिन्न मानों को निर्देशांक तल पर बिंदुओं के रूप में अंकित किया जाता है, यानी कि अलग अलग बिंदु लेके फिर उसको, और इन बिंदुओं को मिलाकर एक वक्र या रेखा प्राप्त होती है। अगर आप कोई अलग अलग बिंदु लेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, तो मान के चलिए एक बिंदु यहाँ लिया आपने, एक बिंदु यहाँ आ गया और एक बिंदु यहाँ आ गया, आप दोनों को मिलाएंगे तो आपका एक सरल रेखा भी बनेगा, या फिर कभी कभी जो होता है वक्र भी बनता है। अगर अलग अलग बिंदु लेंगे, 4 5 6 बिंदु लेंगे तो उस तरह भी आपका वक्र बनेगा। तो इस तरह आप सिंपल याद रख सकते हैं, इस तरह जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह आलेख रूप में दर्शा सकते हैं किसी भी फलन को। तो इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आगे क्या है, तो जो वक्र या रेखा प्राप्त होता है बिंदुओं को मिलाने पर, जिसे फलन का आलेख कहा जाता है, जिसे फलन का ग्राफ कहा जाता है। आलेख निरूपण के माध्यम से फलन के व्यवहार को आसानी से समझा जा सकता है, और इससे यह ज्ञात होता है कि किसी चर के बढ़ने या घटने पर दूसरे चर में किस प्रकार परिवर्तन होता है। अर्थशास्त्र में मांग फलन, पूर्ति फलन, लागत फलन तथा राजस्व फलन का अध्ययन प्रायः आलेखों के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए y बराबर 2x + 1 हो तो इसके विभिन्न मान निकालकर ग्राफ पर अंकित किए जाते हैं, और इन बिंदुओं को मिलाने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार आलेख निरूपण फलनों के दृश्य रूप में समझने का एक महत्वपूर्ण और सरल माध्यम है। जैसे कि यहाँ पर फलन क्या गया है, दिया गया है, तो y बराबर 2x + 1 दिया गया है। अगर आप x का वैल्यू 1 रखेंगे तो x और y, ठीक है, तो x और y यहाँ पर है, तो यहाँ पर चलिए मैं दो बिंदु निकाल लेता हूँ। जैसे कि x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो y का क्या मान आएगा, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। अगर x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस तरह आप ग्राफ ऐसे खींचेंगे, तो ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो यहाँ पर पहला x है तो x पे यहाँ पर मान चलिए ये 1 है, और यहाँ पर कहीं पर 3 होगा, ठीक है। तो 1 और
1 और 3 आ रहा है, तो यहाँ पर y मान चलिए 3 है, तो 1 और 3 को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा। फिर 3 और मतलब 2 और 5 है, तो ये आपका 2 है, एक्स एक्सिस पर 2 और यहाँ पर कहीं पर 5 होगा, तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये 2 और 5, तो ये आपका बिंदु आ जाएगा। तो इन दोनों बिंदु को आप मिला देंगे तो ये आपका एक सरल रेखा बन जाएगा। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इस फलन के लिए, यानी कि इस फलन के लिए आलेख रूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आव्यूह की कोटि की व्याख्या कीजिए। तो आव्यूह की कोटि आव्यूह का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण गुण है, जो यह बताता है कि किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां या स्तंभ रैखिक रूप से स्वतंत्र है। सरल शब्दों में आव्यूह की कोटि उस उच्चतम क्रम के अशून्य सारणी के बराबर होती है जो उस आव्यूह से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी आव्यूह के सभी पंक्तियां या स्तंभ एक दूसरे पर निर्भर हो तो उसकी कोटि कम होती है। दूसरी ओर यदि अधिक पंक्तियां या स्तंभ स्वतंत्र हो तो उसकी कोटि अधिक होती है। किसी भी आव्यूह की कोटि कभी भी उसकी पंक्तियों या स्तंभों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए सामान्यतः जो है प्राथमिक पंक्ति संक्रिया यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, और इन संक्रियाओं द्वारा आव्यूह को सरल रूप में बदलकर अशून्य पंक्तियों की संख्या गिनी जाती है। यदि संख्या उस आव्यूह की कोटि कहलाती है, यही संख्या, यानी कि यदि नहीं है पर यही संख्या है। अर्थशास्त्र, गणित तथा सांख्यिकी में आव्यूह की कोटि का विशेष महत्व है। इसका उपयोग रैखिक समीकरणों के हल की जांच करने, समीकरणों की संगति निर्धारित करने तथा विभिन्न आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण में किया जाता है। इसलिए आव्यूह की कोटि आव्यूह सिद्धांत का एक मूलभूत और उपयोगी विषय है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को देख लिए। बात करें अब पीडीएफ के बारे में, तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्कीमों पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने सिर्फ अभी जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन का ही पीडीएफ भेजा है, लॉन्ग क्वेश्चन का भी आपको भेज दूंगा, क्योंकि इसको लिखने में कॉपी में जो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा जो है मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रुप बी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अगर कुछ क्वेश्चन अगर आप अपने से भी करना चाहें तो मैं इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया हूँ, तो आप लोग अपने से भी कर सकते हैं जो करना चाहें। बाकी मैं अगर लिखने में थोड़ा सा जो टाइम लगेगा तो जैसे कंप्लीट होगा तो फिर मैं आपको भेज दूंगा लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। तो समुच्चय की अवधारणा तथा समुच्चय के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो समुच्चय को बताना है, यानी कि सेट को, और इसके अलग अलग प्रकार के बारे में बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विथ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक स्वतंत्र चर वाले फलनों के प्रथम एवं द्वितीय क्रम अवकलजों की चर्चा कीजिए। तो ऊपर हम लोगों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जो देखा था वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो था ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था, और इसको आप फिर से आप जो एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो आपका होगा ये आपका सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को बताना है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को, यही क्वेश्चन है, दोनों ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को बताना है। तो अगर मैं बताना चाहूँ जैसे कि y बराबर था जैसे कि x पर पावर 5 था, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे थे हम लोग, क्या निकल रहा था इसका, तो 5x4 ये आ रहा था। इसको फिर से अगर आप सके, ये तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपको ये 4 इस बार 5 से गुना आ जाएगा तो 20 और x पे पावर 3 हो जाएगा, तो ये आपका इसका सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये चीज़ें दोनों आपको यहाँ पर अच्छे से बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग डिफ्रेंशिएशन। तो अवकलन की सहायता से लाभ अधिकतमीकरण की व्याख्या कीजिए। तो अधिकतमकरण का आपको व्याख्या करना है किसका यूज करके, तो डिफ्रेंशिएशन का यूज करके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स एंड ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट। तो सारणिक तथा सारणिकों पर संक्रियाओं की व्याख्या कीजिए। तो सारणिक और इस पे जो संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन है, तो इसको आपको व्याख्या करना है। तो जैसे कि आव्यूह को जो होता है इस ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं, लेकिन सारणिक जो होता है, डिटर्मिनेंट जो होता है, तो इसको इस ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2 3 4 5 है, तो ये आपका मैट्रिक्स हुआ यानी कि आव्यूह हुआ। तो सारणिक में 2 3 4 5, तो आप सारणी को इस एक ही बार लाइन में यानी कि इस वाले ब्रैकेट में हम लोग दिखाते हैं सारणी को 2 3 4 5। तो सारणी के बारे में आपको बताना है और इस पे संक्रियाओं के बारे में भी चर्चा करना है। इसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है आपका x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया, आव्यूह विधि से समीकरण हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर
11। तो इसमें जो होता है कि आपके यहाँ पर दो यहाँ पर समीकरण दिए गए, यानी कि 2 इक्वेशन दिए गए हैं। तो कभी कभी हो सकता है 3 इक्वेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 3 इक्वेशन वाला आप लोग करेंगे तो 2 इक्वेशन वाला आप लोग आराम से कर लेंगे। तो आप लोग जो है ये दो समीकरण वाले और 3 समीकरण वाले भी ट्राई जरूर कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी बनता है, यानी कि कम से कम लगता है 2-2.5 पेज तो आपका लग ही जाएगा। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्कस इंटीग्रेशन कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो समाकलन पूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ता अधिशेष तथा उत्पादक अधिशेष की चर्चा कीजिए। तो ये चीज़ें आपको चर्चा करके बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सेट 1 को देख लिया। बाकी जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन को ही मैंने लिख पाया है, क्योंकि इसमें लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा था। तो बाकी जो है लॉन्ग क्वेश्चन लिख के आपको टेलीग्राम पे ही PDF भेज दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।